तो ये थी हमारी कुछ स्थानीय खबरें। अंतर्राष्ट्रीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे नेशनल स्टूडियो। जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस। कृषि कानून पर किसान संगठनों सरकार के बीच 9वें राउंड की बातचीत भी बेनतीजा खत्म। अगली वार्ता 19 जनवरी को। एलएसी पर तनाव के बीच चीन को सेना प्रमुख मुकुंद नरवणे की चेतावनी, कहा हमारे संयम की परीक्षा मत लेना। कानपुर में दामाद ने पेट्रोल डालकर ससुराल में लगाई आग, पत्नी सहित 6 झुलसे अस्पताल में भर्ती। राम मंदिर के लिए राष्ट्रपति ने शुभकामनाओं के साथ दिया 5,01,000 रुपए का दान। मर्डर केस पर सवाल पूछे जाने पर भड़के सीएम नीतीश कुमार। नॉर्वे में कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद अब तक 23 लोगों की गई जान, फाइजर टीके पर उठे सवाल। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का विमान मलेशिया में जब्त। ट्रंप ने जाते जाते चीन को दिया एक और बड़ा झटका, अमेरिका में शाओमी को किया बैन। लता मंगेशकर की गायकी पर यूजर ने कसा तंज, अदनान शामी ने जवाब देकर कर दी यूजर की बोलती बंद। और ऑस्ट्रेलिया में एक बार फिर भारतीय खिलाड़ियों के साथ हुई बदसलूकी, सिराज और सुंदर को दर्शकों ने कहे अपशब्द। कृषि कानूनों पर 1 महीने से अधिक समय से जारी गतिरोध को दूर करने के लिए प्रदर्शनकारी किसान संगठनों के प्रतिनिधियों और केंद्र सरकार के बीच हुई 9वें दौर की बातचीत भी आज बेनतीजा रही। दोनों पक्षों के बीच गतिरोध बरकरार है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 जनवरी को 3 कृषि कानूनों के कार्यान्वयन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में गतिरोध को समाप्त करने के लिए 4 सदस्य समिति का गठन किया था, लेकिन किसान संगठनों ने इस समिति को सरकार समर्थक बताया है और साफ कहा है कि वे सरकार से तो बराबर चर्चा को तैयार हैं, लेकिन समिति के समक्ष नहीं जाएंगे। किसानों का कहना है कि समिति के सदस्य पिछले ही सरकार के कृषि कानूनों के पक्ष में राय दे चुके हैं। इसी बीच समिति के सदस्य और भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मान ने समिति से अपने को अलग कर लिया है। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर चीन के साथ जारी सीमा विवाद के मद्देनजर सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने ड्रैगन को सख्त संदेश देते हुए कहा कि हम बातचीत और राजनीतिक उपायों के जरिए समस्या पर समाधान करने को प्रतिबद्ध हैं और किसी को हमारे संयम की परीक्षा लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बता दें कि पिछले 8 महीने से पूर्वी लद्दाख सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन के बीच गतिरोध जारी है और कई दौर की वार्ता के बाद यह तनाव कम नहीं हुआ है। दिल्ली कैंट में परेड ग्राउंड में अपने संबोधन के दौरान सेना प्रमुख नरवणे ने कहा कि भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पास यथास्थिति को एक तरफा बदलने की चीन कोशिशों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मैं भारत के लोगों को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि गलवान घाटी में हमारे सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। कानपुर में जूही थाना क्षेत्र के रत्तूपुरवा में हरदोई बिलग्राम इतौली निवासी मुकेश कुमार ने अपने ससुराल वालों को जिंदा जलाने का प्रयास किया। शुक्रवार सुबह मुकेश एक बोतल में पेट्रोल लेकर पहुंचा और उनके दरवाजे पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। कुछ ही पल में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। जब तक घर में मौजूद लोग कुछ समझ पाते, आग चारों ओर फैल चुकी थी। घटना के वक्त घर में मुकेश की पत्नी मनीषा, उनका 1.5 साल का बेटा, ससुर हीरालाल, सास शिव कुमारी, सलिया राधा, वंदना व उमा थी। मासूम सकुशल है, बाकी सदस्य गंभीर रूप से झुलस गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी को उर्सला अस्पताल में भर्ती करवाया है। राम मंदिर निधि समर्पण अभियान के तहत दिन शुक्रवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोसा अध्यक्ष गोविंद देव गिरिजी महाराज को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुभकामनाओं के साथ 5,01,000 रुपए की धनराशि दान में दी है। आज से शुरू राम मंदिर के लिए धनराशि संग्रह का यह अभियान 27 फरवरी तक जारी रहेगा। इसके तहत 5 लाख से अधिक गाँव में रहने वाले 12 करोड़ से अधिक परिवारों से संपर्क किया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार को तब पत्रकारों पर भड़क उठे जब उसने मंगलवार को इंडिगो एयरलाइन के एक अधिकारी की हत्या को लेकर सवाल पूछे जा रहे थे।
उनके आवास से महज 2 किलोमीटर दूरी पर हुई इस घटना को लेकर किए जा रहे सवालों को नीतीश कुमार ने गलत और अनुचित बताया है। उन्होंने पत्रकारों पर नाराजगी दिखाते हुए कहा, अगर आपके पास सबूत है तो प्लीज पुलिस को बताइए। नीतीश कुमार शुक्रवार को एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उनसे मंगलवार को इंडिगो के मैनेजर रुपेश कुमार सिंह की हत्या को लेकर सवाल पूछे जाने लगे। इस पर नीतीश कुमार गुस्से में बोले, आपके सवाल पूरी तरह से गलत है, अनुचित है। बता दें कि रुपेश सिंह घटना के वक्त अपने घर के गेट के बाहर अपनी एसयूवी में मौजूद थे। तब बाइक सवार 2 लोगों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना मुख्यमंत्री आवास से महज 2 किलोमीटर की दूरी की है। ऐसे में इसके चलते नीतीश कुमार की सरकार के कानून व्यवस्था को गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। दुनिया भर के कई देशों में कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ बड़े स्तर पर टीकाकरण का अभियान चल रहा है। कई वैक्सीन को अप्रूवल मिलने के बाद लोगों ने महीनों बाद राहत भरी सांस ली है, लेकिन फाइजर वैक्सीन पर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल नॉर्वे में अब तक वैक्सीन लगाने वाले 23 लोगों की जान जा चुकी है। इसमें से ज्यादातर लोग बुजुर्ग थे। नॉर्वे में न्यू ईयर से 4 दिन पहले कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हुआ था और अब तक 33,000 से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो भी चुका है। नॉर्वे में जिन लोगों की मौत हुई है, उन्होंने वैक्सीन की पहली ही डोज ली थी, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। सरकार का कहना है कि जो लोग बीमार हैं और बुजुर्ग हैं, उनके लिए वैक्सीनेशन काफी रिस्क भरा हो सकता है। मरने वालों में 23 लोगों में से 13 लोगों की वैक्सीन से ही मरने की पुष्टि हो चुकी है, जबकि अन्य की मौत के मामले में जांच चल रही है। मलेशिया के अधिकारियों ने शुक्रवार को कुआलालंपुर हवाई अड्डे पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के विमान को जब्त कर लिया है। एक मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी गई है। पीआईए ने 2015 में एक वियतनामी कंपनी से जब्त बोइंग 777 समेत 2 विमान किराए पर लिए थे। यात्रियों के विमान में सवार होने के बाद विमान को जब्त कर लिया गया। सूत्रों के अनुसार विमान के 18 सदस्य कर्मचारी भी कुआलालंपुर में फंसे हुए हैं और अब प्रोटोकॉल के अनुसार 14 दिनों के लिए इन्हें क्वारंटीन में रखा जाएगा। एक ट्विटर पोस्ट में पाकिस्तानी ध्वजवाहक ने कहा, यात्रियों की देखभाल की जा रही है और उनकी यात्रा के लिए वैकल्पिक व्यवस्था को अंतिम रूप दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले 20 जनवरी को सत्ता से विदा हो रहे हैं, लेकिन जाते जाते चीन को लेकर आक्रामकता में कोई कमी नहीं दिखा रहे हैं। ट्रंप प्रशासन ने चीनी कंपनियों पर नया प्रतिबंध लगाया है। इसके साथ ही फेडरल सरकार को चीन से तकनीक के आयात को रोकने के लिए और ज्यादा अधिकार दिया है। ट्रंप सरकार ने चीन की सरकारी कंपनी चाइना नेशनल ऑफशोर ऑयल कॉर्पोरेशन और मोबाइल फोन निर्माता कंपनी स्वामी को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है। इसके साथ ही अमेरिकी वाणिज्य मंत्रालय को उन देशों से आयात बंद करने का फैसला लेने का अधिकार दिया गया है जहां से लगे कि सुरक्षा को खतरा है। भारत रत्न से सम्मानित सिंगर लता मंगेशकर की गायकी का हर कोई दीवाना है, लेकिन महान सिंगर की आवाज पर सवाल उठाए जाने लगे। उनके प्रति नफरत भरे ट्वीट वायरल होने लगे, जो होना नामुमकिन सा लगता है। एक यूजर ने ऐसा कर दिखाया है। उस यूजर ने लता मंगेशकर की आवाज को लेकर आपत्तिजनक बातें कही है। यूजर ने लता मंगेशकर को एक ओवररेटेड सिंगर बता दिया है। लोगों की ऐसी धारणा बन गई है कि लता मंगेशकर की आवाज अच्छी है। ट्वीट में लिखा है, कई सालों से भारतीयों को गुमराह किया जा रहा है। उन्हें यह विश्वास दिलाया जा रहा है कि लता मंगेशकर की आवाज अच्छी है। अब जितना यह ट्वीट नफरत से भरा दिख रहा है, उससे भी ज्यादा गुस्सा लोगों को इस बात पर है कि लता मंगेशकर जैसी महान सिंगर का यूं अपमान किया जा रहा है। जब सोशल मीडिया पर ये नफरत वाले ट्वीट वायरल हुए तो सिंगर अदनान शामी ने ट्रोलर को मुंह तोड़ जवाब दिया है। अदनान ने तंज कसते हुए उस ट्रोलर को ऐसा बंदर बता दिया जिसे अदरक का स्वाद नहीं पता है। उन्होंने लिखा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। कई बार चुप रहकर बेवकूफी दिखाना ही ठीक रहता है, मुंह खोलकर उसे साबित करने की जरूरत नहीं। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय खिलाड़ियों के साथ एक बार फिर बदसलूकी हुई है। ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर खेले जा रहे चौथे टेस्ट में कुछ दर्शकों ने तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और ऑफ स्पिनर वाशिंगटन सुंदर को अपशब्द कहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई अखबार सिडनी मॉर्निंग
हेराल्ड की खबर में इसका खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि जब सिराज और सुंदर बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे तभी कुछ दर्शक जोर जोर से उन्हें गालियां दे रहे थे। ये लगातार दूसरी बार है जब ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों ने भारतीय खिलाड़ियों को अपशब्द कहे हैं।